प्यारे बच्चों, आपकी 12th क्लास में पहली डिजिटल क्लास है जिसमें आप सभी का स्वागत है। मैं रसायन विज्ञान की प्रवक्ता आज आपकी क्लास 12th के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, उसके बारे में कुछ समझाऊंगी और आप अपनी घर पे रहते हुए इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पहले आपको इस चैप्टर के बारे में मूल जो इस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, जैसा कि आप प्रारंभ की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इस चैप्टर में हमको ठोस अवस्था का ही मूल रूप से अध्ययन करना है। ठोस भी 2 प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। प्रारंभ की क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनका जो मुख्य अंतर होता है ठोस, द्रव, गैस, वो इनके अवयवी कणों की व्यवस्था और आकर्षण बल, इन कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण होता है। आप जानते हैं ठोस अवस्था में अवयवी कण हैं, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और इतना अधिक होता है कि वे अवयवी कणों को आपस में बहुत नज़दीक बांधकर रखता है और ये अवयवी कण अपने स्थान से किसी भी प्रकार के बल लगाए जाने पर भी नहीं हटते। अब है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में आप जानते हैं कि अवयवी कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा कमज़ोर होता है, अतः अवयवी कणों के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, जिसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। अवयवी कणों के बीच अंतर आकाशीय स्थान होने के कारण ये कण कोई भी बल लगाने पर अपना स्थान छोड़ देते हैं और द्रव के रूप में बहने लगते हैं। अब है तीसरी अवस्था, जिसको हम गैस अवस्था कहते हैं। गैस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है। नगण्य का मतलब आकर्षण बल यहाँ शून्य होता है और अवयवी कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और बिल्कुल वो किसी भी प्रकार के आकृति में ढल जाते हैं। तो ठोस अवस्था इनका क्या है? अंतर आकाशीय स्थान नगण्य है, आकर्षण बल अधिकतम होता है, अपने स्थान पर ही ये अवयवी कण वाइब्रेट कर सकते हैं, बल्कि अपना मूल स्थान नहीं छोड़ते। और द्रव अवस्था के मध्य अंतर आकाशीय स्थान होता है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कमज़ोर होता है, इसलिए अवयवी कण अपना स्थान छोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार के बल लगाए जाने पर अपना स्थान छोड़ सकते हैं। अंत में है गैस अवस्था, जो किसी भी पात्र का आकार ले सकती हैं, किसी भी आयतन को घेर सकती हैं। तो इनके 3 अवस्थाओं के मध्य जो मुख्य अंतर है वो क्या है? अवयवी कणों की व्यवस्था और आकर्षण बल। अवयवी कण क्या? वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं या कोई भी आयन हो सकता है। तो ये तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया, पूर्व में कर चुके हैं और इस ज्ञान को आप और आगे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। अब हम जो इस चैप्टर का मुख्य जो नाम है ठोस अवस्था, जिसमें हमको सिर्फ ठोस अवस्था को ही मुख्य रूप से पढ़ना है, तो अब हम ठोस अवस्था का विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठोस अवस्था, ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अवयवी कणों के क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में जो मेन डिफरेंसेस हैं उसके बारे में अब आप लोग को यहाँ बताया जाएगा। अवयवी कणों में क्या होता है, जो कण होते हैं, जो अवयवी कण हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, वो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है, अर्थात जो भी अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्थित होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और उनकी व्यवस्था नियमित और दीर्घपरासी होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले, माना हम कहें कि कोई ठोस है ए बी टाइप का, जिसमें ए और बी 2 उसके अवयवी कण हैं, 2 प्रकार के अवयवी कण हैं। तो उनकी व्यवस्था को यदि हम देखें तो क्रिस्टलीय ठोस में ए बी
ए बी इस प्रकार की व्यवस्था दीर्घ रेंज में या दीर्घ परास में हमें मिलती है। रेंज मीन्स काफ़ी, जब हम क्रिस्टल में काफ़ी दूरी तक बढ़ते चलेंगे, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ें, चाहे वो एक्स डायमेंशन हो चाहे वाई डायमेंशन हो, हम किसी भी डायमेंशन में जब हम क्रिस्टल में आगे बढ़ते जाएंगे तो वही व्यवस्था की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता। अवयवी कणों की जो बीच व्यवस्था है वो निश्चित क्रम में नहीं होती। अर्थात हम कहें ए बी टाइप का ही हम लें अक्रिस्टलीय ठोस उदाहरण, तो हम देखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोसों में ए बी इस प्रकार से निश्चित क्रम का पालन नहीं होता, बल्कि वो अवयवी कण ए बी किसी भी रूप में व्यवस्थित हो सकते हैं। ए के बाद बी के बाद फिर ए लंबे रेंज में आ सकता है। और यदि इन अक्रिस्टलीय ठोसों में कहीं भी व्यवस्था निश्चित होती भी है तो वो दीर्घ परासी नहीं होती। मीन्स हम जब अवयवी कणों के बारे में बात करेंगे तो अवयवी कणों की जो व्यवस्था निश्चित यदि है भी अक्रिस्टलीय ठोसों में तो वो दीर्घ परासी मीन्स दूर तक, ज़्यादा लंबे दूरी तक ये नहीं होती, बाद में व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अब आप देखिए इसमें ए बी ए किसी भी तरह की व्यवस्था इसमें हो सकती है, रैंडम। अब क्रिस्टलीय ठोस का हम दूसरी विशेषता बात करते हैं, विषम दैशिकता। क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता पाई जाती है और अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता पाई जाती है। विषम दैशिकता को हम एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं और समदैशिकता को हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। विषम दैशिकता का अर्थ है यदि हम प्रकाश, करंट यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो भी हैं, भौतिक राशियाँ जो हैं, यदि हम क्रिस्टलों में प्रकाश डालते हैं या उसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो उनका प्रभाव और परिणाम अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं विषम दैशिकता। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता को दर्शाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता को दर्शाते हैं। यानी जब अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रकाश डाला जाता है या उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सभी दिशाओं से एक जैसा परिणाम लगभग हमें प्राप्त होता है या एक जैसा प्रभाव हमें प्राप्त होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमने एक क्रिस्टलीय ठोस का बनाया है ए बी। इसमें अब देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन में प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं, तो सभी में अलग अलग परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं या प्रभाव उसका अलग अलग हो सकता है। क्योंकि यदि हम इस डायरेक्शन से प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं तो आप देखिए बी यही अवयवी कण यहाँ इनके प्रकाश के मार्ग में आ रहे हैं। इधर से हम देखें इस डायरेक्शन में तो बी ए इस तरह से अवयवी कण की व्यवस्था है, तो ये प्रकाश के मार्ग में इस प्रकार से अवयवी कण आ रहे हैं। तो इसमें बी अवयवी कण हैं और इसमें बी ए, तो इसका इस दिशा में प्रभाव अलग होगा और इस दिशा में प्रभाव अलग होगा। और इसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में किसी भी दिशा में कोई भी व्यवस्था निश्चित नहीं है या अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो ए बी, तो हर तरह के अवयवी कण इसमें आ रहे हैं, तो लगभग सभी दिशाओं में एक समान परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा गुण, क्रिस्टलीय ठोसों का तीसरा गुण मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, जिसको आप गलनांक भी कहते हैं। तो गलनांक, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं या शार्प होते हैं। शार्प का मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम शार्प है, वेल डिफाइंड है। यदि हम कहें कि कोई क्रिस्टल 40 डिग्री पर गलता है तो वह 40 डिग्री पर ही एकदम से गल जाएगा। मीन्स 40 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही होता है तुरंत वह गल जाता है। और 40 से नीचे वह ठोस है और 40 से ऊपर वह लिक्विड है। लेकिन
अक्रिस्टलीय ठोसों का जो मेल्टिंग पॉइंट है या गलनांक है वो अनिश्चित होता है, यानी कि शार्प नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, लॉन्ग रेंज का इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि आप देखिए प्लास्टिक को हम गर्म करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर वह नर्म होती है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाने पे वह और ज़्यादा नर्म होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लास्ट में वह लिक्विड स्टेट को प्राप्त होती है। तो यानी प्लास्टिक का हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अब हम बात करते हैं चौथा गुण, शीतलन वक्र। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है। असतत का मतलब है एक सीधी रेखा में हमें कोई वक्र नहीं प्राप्त होगा। कूलिंग कर्व मीन्स यदि हम इसको गर्म कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस को, या क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा कर रहे हैं, तो जो हमें टेम्परेचर T और टाइम स्मॉल t, टेम्परेचर और समय के बीच यदि हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। इधर अक्रिस्टलीय ठोसों में यदि हम शीतलन वक्र जो कि टेम्परेचर और समय के बीच बनाते हैं तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। यानी कि जैसे जैसे क्रिस्टलीय ठोसों में टेम्परेचर कम होता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता है टेम्परेचर कम होता है, और उनके बीच यदि हम ग्राफ देखें तो एक कंडीशन में आता है कि टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया, फिर नीचे टेम्परेचर गिरा, फिर थोड़े समय के लिए टेम्परेचर एक निश्चित पॉइंट पर स्थिर हो जाता है। तो ये इनके क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं शार्प होते हैं, तो इसी कारण हमें एकदम से जब ये ठंडे होते हैं तो इनका कर्व एक साथ नहीं होता, बल्कि कहीं कहीं पर रुकते हुए ये प्रतीत होता है। और इनको जब हम अक्रिस्टलीय ठोसों को ठंडा करते हैं तो ये लगातार ठंडे होते रहते हैं और लगातार इनके टेम्परेचर में गिरावट आती रहती है। अब है पांचवा गुण, विदलन। विदलन यानी टूटना या काटना। जब क्रिस्टलीय ठोसों को हम काटते हैं तो जब आप देखिए क्रिस्टलीय ठोसों को जब काटा जाता है तो जो उनके किनारे या एजेस प्राप्त होते हैं छोटे छोटे कणों के या छोटे क्रिस्टल्स के, तो उनके किनारे स्पष्ट होते हैं। विदलन किया जाता है या काटा जाता है तो क्रिस्टलीय ठोसों के किनारे स्पष्ट होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों के किनारे स्पष्ट नहीं होते। जैसे कि हम हीरे आदि को काटते हैं तो जब हीरे का बड़ा क्रिस्टल जब काटा जाता है तो उससे ठीक उसी प्रकार के शेप के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिनके किनारे की काफ़ी स्पष्ट होते हैं। जैसे हीरा आदि को काटने पर नए व स्पष्ट क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या है, जब हम देखते हैं कि हम कांच को काटते हैं तो कांच बिल्कुल स्पष्ट किनारों को या साफ सुथरे एकदम शार्प किनारे नहीं लिए होता, बल्कि वो किसी भी आकृति में टूट जाता है, किसी भी प्रकार से अस्पष्ट किनारों के साथ कट जाता है। तो ये इसका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच मुख्य अंतर हैं, जिनको हमने 5 पॉइंट्स के द्वारा आपको समझाया। अब अंत में हम अगर इनको परिभाषित करने की बात आती है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो आप देखिए क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और जिनके गलनांक भी निश्चित होते हैं, अर्थात इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। और इनकी ये व्यवस्था अवयवी कणों की जो निश्चित क्रम की व्यवस्था है, यह दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। और रही बात अक्रिस्टलीय ठोस, तो वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो अवयवी कण निश्चित क्रम का पालन करते भी हैं, तो यह व्यवस्था दीर्घपरासी नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक अनिश्चित होते हैं और लॉन्ग रेंज में होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इसकी पुनरावृत्ति घर पर अवश्य करें, और नेक्स्ट में इसके बाद आपके नेक्स्ट लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था, किस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था होती है। धन्यवाद।